डियर ऑल कैडेट्स, आप सभी को जय हिंद। मेरा बहुत ढेर सारा प्यार और बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ लॉकडाउन में आप लोग सकुशल होंगे और परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों को मैं क्लासेस नहीं ले पाया अधिक, इसलिए वीडियो बना करके आप लोगों के आग्रह पर मैं भेज रहा हूँ। उम्मीद है इससे कुछ आप लोगों को ज़रूर लाभ मिलेगा। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और इसका भी सहयोग लीजिएगा। और आगे मैं जो भी वीडियो भेजूँगा उसको भी आप देखिएगा, कुछ न कुछ आपको ज़रूर मदद करेगी। मैं इसमें 200 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर को भेज रहा हूँ। इसको ध्यान से आप देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। कहा गया है एक बार का देखना 100 बार के सुनने के बराबर होता है, इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया। और ये आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा। तो शुरू करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा एक लाइन, बहुत ही परीक्षा के दौरान पर हम लोग याद करते हैं कि यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। अब पूछो चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना। बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो आप सभी कैडेट्स, चलिए हम लोग आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, एनसीसी की स्थापना कब हुई? तो आप लोगों को पता ही होगा इसका। एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई है। तो इसका जो एग्जैक्ट डेट भी है वो 15 जुलाई 1948। ये आप लोग याद रखेंगे। इसका जो सही डेट है वो 15 जुलाई 1948 को है। क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। और इसी तरह से हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एनसीसी का पूरा नाम क्या है? एनसीसी का पूरा नाम क्या है? नेशनल कैडेट कोर्प्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो गया है, नेशनल कैडेट कोर। और तीसरा क्वेश्चन है, दिल्ली एनसीसी का मुख्यालय या महानिदेशालय कहाँ है? तो इसमें भी आप देख ही रहे हैं कि नई दिल्ली है। तो उसका सही उत्तर क्या है? नई दिल्ली। इसमें मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको नहीं लाया, इसलिए कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। अगले जो भी मेरा वीडियो आएंगे उसमें सैंपल पेपर भी होगा आपका एनसीसी का पिछले सालों का, और उसमें मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस सेट भी करवाऊँगा। एनसीसी बी वालों के लिए कम समय है, सी वालों के लिए समय है, हो सकता है वो मदद मिल जाए उनको। तो ये है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारे राष्ट्रीय गीत का क्या नाम है? इसकी रचना किसने की थी? तो इसमें आप देख सकते हैं हमारे राष्ट्रीय गीत का नाम क्या है? वंदे मातरम। और इसकी रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की थी। गीत का नाम क्या है? वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। ये आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संसद में एनसीसी अधिनियम कब पारित हुआ? इसका उत्तर आप लोग अधिक लोग जान रहे होंगे, सन 1948 में हुआ था। इसका उत्तर आप देख ही रहे हैं। तो ये 1948 भारतीय संसद में एनसीसी अधिनियम कब पारित हुआ? 1948 में। आगे हम देखें अगला क्वेश्चन, एनसीसी में एयरफोर्स और नेवल विंग की स्थापना कब हुई? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, में से आता है। तो उसको आप देखिए, एनसीसी में एयर विंग का 1950 में हुआ था, और नेवल विंग है इसका कब हुआ? 1952। तो पहले आर्मी 48, फिर 50 में एयर विंग, फिर उसके बाद नेवी कब हुआ? 1952 में। इस तरह से क्रम है आपका, आप याद रखेंगे। पहले आर्मी, फिर एयर, फिर नेवल। अब देखिए ये क्वेश्चन आता है आप लोगों के पास ज़्यादा कि
भारत के पड़ोसी देशों के नाम, ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो पड़ोसी देशों में आपका आप समझ रहे, अफ़गानिस्तान हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, चीन, मालदीव, पाकिस्तान, है ना, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका। तो इसलिए ये जो है आपको आपको अच्छे से याद करना होगा, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, ठीक है। तो ये जो 9 आपके देश हैं इसको याद रखना, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, मालदीव, पाकिस्तान, म्यांमार, इसको बर्मा भी बोलते हैं हम, नेपाल और श्रीलंका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, भारत की 3 सेनाओं का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर आप लोग बहुत लोगों को पता होगा, नई दिल्ली, ठीक है। भारत की तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली है। आगे चलते हैं, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब की गई? भारतीय वायुसेना की स्थापना कब की गई? अब वो एनसीसी की नहीं है, ये वायुसेना की बात है, एनसीसी में एयरविंग की बात नहीं है। तो इसका उत्तर है 8 अक्टूबर 1932, ठीक है, 8 अक्टूबर 1932। अगला क्वेश्चन चले हम, थम जो आदेश दिया जाता है ना, थम का आदेश कब दिया जाता है? तो बाएं पैर दाएं ले जाते हुए, या इसको ये कह सकते हैं हम कि बाएं पैर पे दिया जाता है। इसका क्वेश्चन जो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। सी वालों को पता होगा, बी वालों को पता, ए वालों को थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, विश्राम की अवस्था में दोनों एड़ियों में कितना अंतर रखते हैं? तो उत्तर है 12 इंच। इसका उत्तर है 12 इंच। साधारण विश्राम होता है ना, तो विश्राम की अवस्था में दोनों एड़ियों में कितना अंतर रखता है? 12 इंच का, 1 फीट का, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है आपका, आप देख लीजिए, 12 इंच है, 12 इंच। इसको आप ध्यान रखिएगा, विश्राम में 12 इंच। फिर देखें, सलामी शस्त्र में राइफल को आंख से कितनी दूरी पर रखते हैं? 6 इंच। तो सलामी शस्त्र आप लोग देते हैं, इसमें राइफल को आंख से कितनी दूरी पर रखे रहते हैं? उत्तर है 6 इंच। इसको आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दाहिना सज, है ना, जब आप लोग का क्रम सही नहीं होता है, लाइनिंग सही नहीं होती है, दाहिने सज की कार्रवाई की जाती है। दाहिना सज एक के आदेश पर कितने इंच का कदम लिया जाता है? तो एक के आदेश पर कितना? 15 इंच का लिया जाता है। दाहिना सज एक के आदेश पर आप कितना लेंगे? 15 इंच। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि आपको 15 इंच का लिया जाता है। ये आपको एग्जाम के पर्पज से सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। 15 इंच। दूसरा .22 राइफल, 0.22, इसको हम .22 भी बोलते हैं। तो यह राइफल की कारगर रेंज कितनी होती है? 25 गज। इसका जो उत्तर है कितना है? 25 गज, .22। इसको भी आपको ध्यान रखना है कि .22 का, ठीक है, 0.22 या .22, इसको हम 0.22 बोलेंगे। 25 गज इसकी कारगर रेंज होती है। अब हम चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। एलएमजी को फुल फॉर्म क्या है? लाइट मशीन गन। एलएमजी की मैगजीन की कुल क्षमता कितनी होती है? 30 राउंड। तो आपका 30 राउंड दिया है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन है, फील्ड क्राफ्ट के अंतर्गत किन किन बातों को सम्मिलित करते हैं? तो इसमें भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। आड़े, चाले, फायर एंड मूवमेंट, टारगेट को चिन्हित करना, समझ रहे हैं ना। ये आपका तरह से 4 आपके बातों को मुख्य रूप से ध्यान देता है। आड़े मतलब आड़, चाले मतलब आपके चाल के तरीका, और फायर एंड मूवमेंट आप समझ ही रहे हैं, तो फायर और मूवमेंट की क्या स्थिति होगी, और टारगेट को चिन्हित करना, ये बातें मुख्य रूप से फील्ड क्राफ्ट के अंतर्गत आती है। बगैर हथियार वाली कोई 2 चालें लिखिए।
तो चीते की चाल और बंदर की चाल, समझ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके आता है कि बिना हथियार के आपके चीते की चाल हो गया और दूसरा बंदर की चाल। ये आपके जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आते हैं इस तरह से। आगे हम चलें। दूरी को ज्ञात करने की किन दो विधियों के नाम बताइए। तो इसमें हम इसको जजिंग डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो ब्रैकेटिंग और की रेंज, ये इसके दो, इसकी व्याख्या करने का समय नहीं है चूँकि लंबे ये सब में चैप्टर है। अगर एग्जाम पर्पज से आप अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, इतना आप अगर नहीं जानते जान लीजिए। की रेंज और ब्रैकेटिंग। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, भूमि के कोई 4 प्रकार लिखिए। तो अक्सर युद्ध के मैदान में जो भूमि किस तरह की मिलती है उसको जो वर्गीकृत किया गया है उसकी बात है। तो इसमें आप देखें, सबसे पहले समतल भूमि, पहला क्या है समतल भूमि, दूसरा क्या है ऊंची। समतल मतलब मैदानी क्षेत्र में समतल मिलती है, ऊंची भूमि पहाड़ों पर मिलती है और पहाड़ों पर ही आपकी नीची भूमि भी मिलती है जो ऊपर नीचे रहती है, और दबी हुई भूमि भी मिलती है जो नीचे दब जाती है, भूस्खलन हो जाता है। इस तरह से भूमि के 4 प्रकार, यह युद्ध के लिहाज से ये 4 प्रकार की भूमि होती है। अब देखिए मानचित्र के किन्हीं 2 प्रकार के नाम बताइए। तो वैसे तो कई प्रकार हैं लेकिन मुख्य रूप से जो यहाँ पर दिया गया प्राकृतिक और राजनीतिक मानचित्र। तो आगे हम देखें, मानचित्रों पर दर्शाई जाने वाली किन्हीं 2 जलीय आकृतियों का उल्लेख कीजिए। तो जलीय आकृति मानचित्र जो दर्शाई जाती है बहुत सारे होती है, आपने पढ़े होंगे चिन्हों के, इसको अलग से क्लासेस में भी बता दिया जाएगा, क्लास वीडियो में आपको बना कर के भेज दिया जाएगा जल्दी ही। तो पक्का कुआं और नदी, पक्का कुआं भी दिखा जाता है और नदी जो स्थायी चिन्ह होते हैं मानचित्र पर और वास्तविक धरातल पर भी, तो ये 2 होते हैं। आगे हम देखें, किन्हीं 2 सैनिक सांकेतिक चिन्हों का नाम लिखिए। तो सेक्शन प्लाटून, 2 लिखा है इसलिए 2 आपको लिख देना है, सेक्शन और प्लाटून। आगे चलें तो देखें ढलान के 2 प्रकार कौन से हैं। अब ढलान के 2 प्रकार कौन से हैं, तो इसमें आप इसमें दिया है नियमित ढलान और अनियमित ढलान। नियमित ढलान और अनियमित ढलान, तो ये आपको समझना है। आगे देखें, किन्हीं 4 भू आकृतियों का उल्लेख कीजिए। तो 4 भू आकृतियों का उल्लेख करना है, तो पहाड़ी, पर्वत, पठार और टीला, ये आप इसको ध्यान में रख लिए। आगे चलते हैं, सर्विस प्रोटेक्टर का प्रमुख उपयोग क्या है। सर्विस प्रोटेक्टर आप देखे होंगे तो ठीक है, अगर नहीं देखेंगे तो आप इसको यूट्यूब पर भी या गूगल पर भी आप देख सकते हैं। यह एक मानचित्र को मापने का पैमाना होता है। इसका प्रयोग मुख्यतः दिक्मान को खींचने और नापने के लिए किया जाता है। मैप पर इसको वास्तविक धरातल से टैली कराने के लिए इसके जो मानक होते हैं, इसके जो पैमाने होते हैं, इसके जो स्केल होते हैं, उसको कैलकुलेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका ये उत्तर है। अगला देखिए, बियरिंग दिक्मान के 2 प्रकार कौन से हैं। तो अगर दिक्मान और पृष्ठ दिक्मान, ये आपको देख लीजिएगा, इसका ही इंग्लिश वर्ड ज़्यादा आपको समझ में आएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। तो पर्यावरण प्रदूषण आपको जो प्रकार है आपको पता ही है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो इस तरह से 5 आपके सामने प्रदूषण जो है आपको समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं, वायु में कौन कौन सी गैसें होती है। तो वायु में तो बहुत सारी गैसें होती है, लेकिन मुख्य गैसों की बात है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन, जल वाष्प, ये जो है आपके मुख्य रूप से इसमें गैसें दी गई है। आगे चलें,
अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो प्रमुख घटक कौन से होते हैं? तो जैविक घटक और अजैविक घटक, ये मुख्य रूप से आ जाएंगे। तो इस लिहाज से आपको ध्यान में रखना है कि मुख्य रूप से जो पारिस्थितिकी तंत्र घटक होते हैं, ये टेट के एग्जाम में भी इस तरह से क्वेश्चन आए थे। तो ये जैविक घटक और अजैविक घटक, ये दो है। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्तस्राव के दो प्रकार कौन से होते हैं? तो रक्तस्राव के दो प्रकार होते हैं, रक्त का बहना, आंतरिक स्राव और बाह्य स्राव। आंतरिक स्राव और बाह्य रक्तस्राव, आंतरिक रक्तस्राव और बाह्य रक्तस्राव, ये दो प्रकार होते हैं। आगे चलें, बेहोशी के कोई दो कारण लिखिए। बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से आप दो लिखना है। तो सिर में चोट लगने से, ये आप लिख सकते हैं। दूसरा, दिल का दौरा पड़ने से। तो ये आप लिख सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें जलने की स्थिति में घायल व्यक्ति को कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? तो उसमें मार्फिन का दिया है। तो दिया है मार्फिन का, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, हाथ से दिए जाने वाले किन्हीं 4 संकेतों को लिखिए। तो हाथ से जो संकेत दिए थे उसको भी आपने पढ़ा होगा। बहुत सारे संकेत होते हैं, 4 को अगर लिखना है तो पहला आप देखिए, आगे बढ़। दूसरा, दौड़ के चल। तीसरा, थम। और चौथा, आक्रमण करो। ये आपके जो है 4 संकेत हैं। और सिंगल फाइल फॉर्मेशन आपने पढ़ा ही होगा। फॉर्मेशन, तो इसमें सिंगल फाइल फॉर्मेशन में बाजू किस ओर फैला हुआ होता है? तो पीछे की ओर। पहला प्रकार है सिंगल फाइल फॉर्मेशन, तो ये आप पीछे की ओर, ये आप उत्तर देख सकते हैं। इसका प्रश्न जो है, बाजू किस ओर फैला होता है? तो पीछे को फैला होता है। इसको आप एक साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। इसका भी अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। आगे चलते हैं, किन्हीं 4 सेक्शन फॉर्मेशन के नाम लिखिए। तो 4 लिखना है तो आप लिखिएगा। सिंगल फॉर्मेशन, पहला भी आपने पढ़ा। दूसरा, फाइल में इसमें 2 लाइन हो जाती है, ये फाइल की तरह बन जाता है। डायमंड हीरे की तरह की आकृति बनती है, कोने की तरह बनता है, 4 कोने की तरह खड़े करके। तो इस डायमंड फॉर्मेशन होता है। इसमें किस तरह से कैसे कैसे सब होते हैं, इसको आप डिटेल देखेंगे चित्र बनाकर, तभी समझ आएगा। एरोहेड फॉर्मेशन, तो ये कुल 6 फॉर्मेशन होते हैं, जिसमें से आप 4 फॉर्मेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे। आगे हम चलते हैं, फायर आदेश के 3 प्रकारों के नाम लिखिए। तो फायर आदेश के 3 प्रकारों में पहला लिखिए योजना आदेश। दूसरा, फायर निर्देश आदेश। तीसरा, फायर नियंत्रण आदेश। तो ये आपका ये 3 प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, रण कवायद की मूल विशेषताएं कौन सी है? उनके नाम बताइए। तो इसमें आपको उत्तर है फायर और चाल, पहला फायर और चाल। दूसरा, परिबोधन। तीसरा, आदेश। आगे चलें, 2 प्रकार के पेट्रोल के नाम लिखिए। रेकी पेट्रोल और प्रोटेक्टिव पेट्रोल्स। तो पेट्रोलिंग ये 2 प्रकार के होती है, रेकी और प्रोटेक्टिव। इसको आपको ध्यान में रखना है। पेट्रोलिंग 2 प्रकार के होते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आगे, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं? ये आपको पता ही होगा। 206 हड्डियाँ होती हैं मनुष्य के शरीर में। आगे चलें, प्रमुख पाचन अंग कौन से हैं? अब इसको आपको देखना है। तो प्रमुख पाचन अंग के नाम देख लीजिए। पहला है मुख, दूसरा ग्रसनी, तीसरा ग्रासनली, आमाशय, ग्रहणी, छोटी आंत और बड़ी आंत, और अग्नाशय। ये आपके पाचन अंग है, ठीक है। आगे चलते हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र के प्रमुख अंग कौन से हैं? तो इसको भी आप देख लीजिए। इसमें क्या है, हृदय, फेफड़ा, महाधमनी, धमनियाँ, शिराएँ और कोशिकाएँ।
ये आपके इसको आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि रटना नहीं, याद नहीं करना, केवल आपको समझते जाना है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ वयस्क के हृदय की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? इसका उत्तर दिया है यहाँ पर 72 बार। 72 से 80 बार सामान्यतः होता है। छोटे बच्चों का 120 बार होता है, छोटे बच्चों के ज़्यादा तेज धड़कता है। ये आप समझने की जरूरत है। स्वस्थ व्यक्ति का जो वयस्क होता है उसको 72 बार। ठीक है, आगे चलें। भोजन के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो ये क्वेश्चन जो आता है आपको आराम से लिख देना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल शर्करा, ये आपके प्रमुख तत्व हैं। ठीक है, आगे लिखिए। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी। सी से स्कर्वी, ऐसे करके समझिए आप, सी स्कर्वी। तो विटामिन सी कमी से कौन होता है? स्कर्वी। आगे चलें। हमारे शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल होता है? उत्तर है 70%। इसका सही उत्तर क्या है? 70%। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि आपके शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो 70%, है ना, इसको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। वायु द्वारा फैलने वाले किन्हीं 4 रोगों के नाम लिखिए। हवा द्वारा फैलने वाले 4 रोगों के नाम। देखिए इसमें ये चेचक, छोटी माता बोलते हैं, खसरा, निमोनिया और डिप्थीरिया है। तो 4 रोगों के नाम आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, किन्हीं 2 एंटीसेप्टिक दवाओं के नाम लिखिए। तो टिंचर, आयोडीन, ये एंटीसेप्टिक होती है, टिंचर और आयोडीन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 48। डायबिटीज रोग किसकी कमी से होता है? डायबिटीज, जिसे हम शुगर भी बोलते हैं, मधुमेह भी बोलते हैं। ठीक है, ये डायबिटीज़ इंसुलिन, हमारे शरीर में इसका बनना कम हो जाता है तो हमें डायबिटीज़ या शुगर हो जाता है। तो ये चीनी जो भी हम खाते हैं उसको सही तरह से उसका जो है उसके प्रभाव को कम नहीं करता है, क्योंकि हमारा इंसुलिन जो बनता है वो उसको चीनी को कम करता है। तो जब वो कम नहीं कर पाता है तो डायबिटीज़ शुगर बढ़ा हुआ दिखता है, जिससे हमारे शरीर पे उसके बहुत सारे बैड इफेक्ट पड़ते हैं, किडनी पर, पूरे शरीर पे। बहुत लंबा न चल करके हम आगे देखते हैं। शरीर में रक्त की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए। शरीर में खून की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, खासकर महिलाओं में ज़्यादा होती है ये। तो आगे हम देखें, एड्स का पूरा रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? AIDS। तो आप देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ACQUIRDMMUNEDFICIENCYSYNDROME, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये आपका पूरा नाम है। अब एड्स रोग का एक प्रमुख कारण लिखिए। तो HIV नामक वायरस का शरीर में संक्रमण हो जाना इसका एक प्रमुख कारण है। क्या है? HIV नामक वायरस का शरीर में संक्रमण हो जाना प्रमुख कारण। ठीक है, आगे चलें। भारत के राष्ट्रीय गान के रचनाकार कौन है? राष्ट्रीय गीत नहीं, राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी थे, राष्ट्रगान कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। इसको आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान में यही अंतर है। और राष्ट्रीय गीत को 52 सेकंड में गाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय गीत गाने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। तो बेसिक अंतर और भी सारे ये सब हैं कि उसको समय निर्धारित है, उसमें समय निर्धारित नहीं है। इसको सावधानी मुद्रा में गाया जाता है राष्ट्रगान को, राष्ट्रीय गीत को किसी भी मुद्रा में गाया जा सकता है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हमारे देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। इसका आप लोग जानते ही हैं, आप लोग यूपी के हैं। तो आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देश का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो आप कई सालों से रिकॉर्ड देख ही रहे हैं, केरल है। लेकिन आप लोग अभी केरल को न जानते हुए आप नया नेट पर सर्च कर लीजिएगा, नए आंकड़े कुछ और हो सकते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन मैंने और बताया, LMG में जो बताया लाइट मशीन गन का,
तो उसको भी आप देख लीजिए कितने राउंड की उसमें क्षमता है, शायद उसमें कुछ डिफरेंट इसमें स्प्रिंटिंग हुआ है, ये भी आप देख लीजिएगा। और चलते हैं आगे, और क्वेश्चन सब सही हैं। भारत के सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम लिखिए। तो इसका आपको पता ही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इन्हें सबसे पहले नोबेल मिला था। और भारत के नहीं, इनको एशिया का पहला नोबेल मिला था, यह आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने। आगे चलते हैं। भारत के सर्वप्रथम एयर मार्शल का नाम लिखिए। भारत के सर्वप्रथम एयर मार्शल कौन थे? सर थॉमस एम्सहर्ट। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन में ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। और लिखिए, देखिए आपको लिखा है, राष्ट्रीय एकता में बाधक किन्हीं 4 तत्वों के नाम लिखिए। तो राष्ट्रीय एकता में बाधक जो 4 तत्व हैं, उसमें से आपके प्रमुख रूप से जो हैं, अब देखिए, सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद और क्षेत्रीयता, ये 4 आपके हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? लंबाई 3 और चौड़ाई 2। तो इसका उत्तर क्या है? 3 संबंधे 2। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रभावी नेता, ये सब देखिए हमेशा आपको हर एक साल लगभग क्वेश्चन आते हैं। प्रभावी नेता के किन्हीं 4 गुणों को लिखिए। ठीक है, तो इसमें देखिए 4 गुण में कोई भी आप लिख सकते हैं। साहस, करेजियस हो, देश प्रेम की भावना हो, निर्णय लेने की क्षमता हो, और कुशाग्र बुद्धि हो। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा और भी कुछ भी आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। आदर्श नागरिक के किन्हीं 4 गुणों को लिखिए। आदर्श नागरिक के 4 गुण लिखना है। तो आपको लिखना है, इसमें से लिख दीजिए। पहला उत्साह लिख दीजिए। उत्साही, आत्मसंयम का गुण होना, जागरूकता होना और उत्तम स्वास्थ्य होना, ये आपको लिख सकते हैं। अनुशासन के 2 प्रमुख प्रकार कौन से हैं? तो व्यक्तिगत और सामूहिक अनुशासन लिख सकते हैं आप। व्यक्तिगत अनुशासन और सामूहिक अनुशासन। अगले चलते हैं। किन्हीं 4 प्रकार की नागरिक सुरक्षा सेवाओं के नाम लिखिए। तो ये आपको ध्यान देना है। इसमें 4 प्रकार की नागरिक सुरक्षा सेवाओं के नाम लिखना है। तो आप समझ लीजिए इसको भी। इसमें है बचाव माने राहत सेवा, फिर प्रशिक्षण सेवा, यातायात सेवा और अग्निशमन सेवा। ये 4 प्रकार के नागरिक सुरक्षा, सिविल डिफेंस, जो सिक्योरिटी को करनी पड़ती है, चाहे एनसीसी हो, चाहे आर्मी, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट को लगाया जा सकता है आपात स्थिति में। ये आपके हैं। आगे देखें, आग बुझाने के लिए आवश्यक किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो आग बुझाने के लिए आवश्यक किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम में सोडा अम्ल का उपकरण होता है, सोडा अम्ल का उपकरण, फायर बीटर और पानी और बाल्टी। और भी बहुत सारे आप लिख सकते हैं, जैसे बालू लिख सकते हैं। और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो गया। आगे देखते हैं, हवाई हमले का संकेत किस प्रकार दिया जाता है? तो इसको भी आपको देखना है कि हवाई हमले का संकेत किस प्रकार दिया जाता है। उत्तर इसका देखिए, 2 मिनट तक रुक रुक कर, 2 मिनट तक रुक रुक कर सायरन या सीटियों के धीमे स्वर में बजाया जाता है। तो इसलिए ये आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, एग्जाम में सब आ सकता है। तो 2 मिनट तक रुक रुक कर सायरन या सीटियों के धीमे स्वर में बजाया जाता है, ये आपका है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, एनसीसी कैडेट्स द्वारा किए जाने वाले किन्हीं 4 सामाजिक कार्यों का उल्लेख कीजिए।
आप बहुत सारे काम करते हैं जिसमें आप रक्तदान करते हैं, तो पहला ये, दूसरा वृक्षारोपण करते हैं, प्रौढ़ शिक्षा करते हैं, आप तो राहत कार्य हैं, सफाई करते हैं, बहुत सारे इसमें आप चार कोई भी लिख सकते हैं। आगे चलिए। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब की गई थी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप लिखिए 1988 में, 1988 में आपका राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई थी। आगे हम चलें। किन्हीं 4 साहसिक गतिविधियों के नाम लिखिए। इस तरह के जो आपके कैंप में कराए जाते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। साइकिलिंग हो गया, साइकिल की यात्रा हो गया। ट्रैकिंग, जो आप चढ़ते हैं पहाड़ों पर, पैराशूट से कूदना हो गया, और पाल नौकायन। ये आपके 4 साहसिक गतिविधि हो गई। अगला लिखिए किन्हीं 3 प्रकार के गांठों के नाम लिखिए। गांठ बहुत प्रकार के, जिसमें 3 आप कोई भी लिख दीजिए। जैसे अंगूठा गांठ हो गया, दोहरी गांठ हो गया, और ध्रुव गांठ हो गया। तो ये गांठ आप लिख सकते हैं। और किन्हीं 2 प्रकार के बंधनों के नाम लिखिए। बंधनों में आप लिख दीजिए समांतर बंधन और वर्गाकार बंधन। ये आगे चलते हैं। LMG फायर ट्रेंच की बाहर की लंबाई कितनी होती है, तो 6 फीट। इसको आप देखना है। LMG लाइट मशीन गन फायर ट्रेंच की बाहर की लंबाई कितनी होती है, 6 फीट की होती है। ठीक है। आगे हम देखें। अगला क्वेश्चन देखिए आप, बारूदी सुरंग के दोनों 2 प्रकारों के उल्लेख कीजिए। बारूदी सुरंग के किन्हीं 2 प्रकारों को उल्लेख कीजिए। तो एंटी पर्सनल माइन और एंटी टैंक माइन, इसको आप देखना। एंटी पर्सनल और एंटी टैंक, ये आपको ध्यान रखना है। माइन दोनों में एक ही है, बस एंटी पर्सनल एंटी टैंक। तो एंटी पर्सनल माइन और एंटी टैंक माइन, ये आपका है। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 2 प्रकार की बाधाओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें आप देखिए, पैदल सेना बाधा और वाहन और टैंक बाधा, ये है। अगला आप देखिए, राइट हैंड बाल्ट की भूमि से ऊंचाई लिखिए। तो 3 फीट 6 इंच है इसका, 3.5 फीट। राइट हैंड बाल्ट का इसका 3.5 फीट है। अगला क्वेश्चन है, संचार की 2 विधियों के नाम लिखिए। तो संस्थागत और असंस्थागत, इसमें दिया है पहला असंस्थागत तथा दूसरा संस्थागत। अब दिया कंप्यूटर के 2 प्रकारों के नाम लिखिए। तो अनुरूप कंप्यूटर और अंकीय कंप्यूटर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, भूमि से आकाश में 15 किलोमीटर तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो ट्रोपोस्फियर। भूमि से आकाश में 15 किमी तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उसका उत्तर है ट्रोपोस्फियर। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय संकेतों पर कार्य करने वाले संचार माध्यम को क्या कहा जाता है। तो उसका उत्तर है टेलीफोन सेट। तो सही उत्तर क्या है, टेलीफोन सेट। अगला क्वेश्चन है, केबल मीडिया मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है। तो इसको आप लिखिए, कोएक्सियल केबल, दूसरा ट्विस्टेड पेयर केबल, तीसरा फाइबर ऑप्टिक्स केबल। इसको आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 5 पुराणों के नाम लिखना है। तो आप लिख दीजिएगा, विष्णु पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किन्हीं 3 शासकों के नाम लिखिए। तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त। आगे चलें। किस मुगल वंश के शासनकाल को स्वर्णयुग कहता है। तो इसमें उत्तर है शाहजहां। क्यों,
क्योंकि शाहजहाँ के काल में हमारी कला संस्कृति को बहुत बढ़ावा मिला, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वास्तुकला हो। जैसे शाहजहाँ ने जो बनवाया था, ये सब हमारे प्राचीन धरोहर हैं हमारे मुग़ल काल के। जैसे लाल किला हो गया और ये ताजमहल हो गया, तो ये बहुत ही स्वर्णिम माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के प्रमुख शासक का नाम लिखिए। तो पुलकेशिन प्रथम। प्रमुख शासक का नाम। अगला देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य होना चाहिए मेरे हिसाब से, इसमें कुछ संशय की स्थिति है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 ईस्वी का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से। महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 563 ईस्वी को लुम्बिनी में कन्फर्म है। इसको आप देखिए। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? सऊदी अरब के मक्का नगर में, आप लोग को पता होगा। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? सऊदी अरब के मक्का नगर में। अगला, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो गुरु नानक देव, ये आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? तो आप लोग पता है, ये लोग माननीय बाल गंगाधर तिलक थे इसके। अगला क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद के निकट महाराष्ट्र में है। ये कन्फर्म है, आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, महाराणा प्रताप का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो उत्तर है 9 मई 1540 चित्तौड़ में। ये आपको ध्यान रखना है, 9 मई 1540 चित्तौड़ में हुआ था महाराणा प्रताप का। भारत में एनसीसी के कितने निदेशालय हैं? ये आपको कंफर्म होना चाहिए, 17 निदेशालय है, 17 डायरेक्टरेट है। अगला क्वेश्चन, एनसीसी में पदोन्नति के कौन कौन से स्तर हैं? तो इसमें दिया है लांस कारपोरल, सार्जेंट, अंडर ऑफिसर और सीनियर अंडर ऑफिसर। ये आपके एनसीसी के जो आपके अफसर सीनियर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, कैडेट्स होते हैं, उनके पदोन्नति के हैं। सीनियर अंडर ऑफिसर पहुंचने तक बहुत समय लगता है। अभी आप देखें, वायुसेना में सर्वोच्च स्तर के अधिकारी को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है एयर चीफ मार्शल। ये आपको ध्यान रखना है। आगे, भारत के तीनों रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेना प्रमुख कौन होता है? इसका सही उत्तर भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला, प्रथम भारतीय मेजर जनरल कौन थे? तो ये कौन थे? फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार मैंने परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था? इसका सही उत्तर है मेजर सोमनाथ शर्मा, और भी मरणोपरांत 1947 में। कई सारे युद्ध हुए जिसमें भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ, तो ये था आपका। अगला क्वेश्चन है, एनसीसी में किन दो शस्त्रों का प्रशिक्षण मुख्य रूप से दिया जाता है? तो इसमें आप देख लीजिए, यह 0.22 इंच बोर राइफल और 0.303 इंच बोर राइफल, ये आपको ध्यान रखिएगा। आगे, 5.56 मिमी इंसास राइफल की प्रभावी रेंज क्या है? तो 400 मीटर इसकी है। इंसास का फायरिंग रेंज कितना है? 400 मीटर। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7.62 मिमी SLR, 7.62 मिलीमीटर SLR सेल्फ लोडिंग राइफल, फायरिंग की तीव्र दर कितनी होती है? तो 60 राउंड प्रति मिनट। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसकी कितना है SLR की? 60 राउंड प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र पर अपनी स्थिति ज्ञात करने की कौन सी प्रमुख विधियां हैं? तो क्या है इसकी? ऑब्जर्वेशन एंड निरीक्षण विधि,
कंपास मेथड, कंपास विधि और निरंतर मानचित्र अवलोकन। ठीक है, ये आपका है। अगला क्वेश्चन, फील्ड सिग्नल्स प्राय कितने प्रकार के होते हैं? फील्ड सिग्नल्स जो भी आपके देखिए, पहला है हाथ द्वारा संकेत करके सिग्नल दिया जाता है, दूसरा शस्त्र द्वारा संकेत कर दिया जाता है, तीसरा सीटी द्वारा रुक रुक करके। तो ये आपके महत्वपूर्ण है कि फील्ड सिग्नल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार, हाथ द्वारा, शस्त्र द्वारा और सीटी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सीटी द्वारा संकेत कब दिए जाते हैं? इसका उत्तर है खतरा होने पर, सतर्क करने के लिए, शत्रु विमान आने पर और शत्रु विमान जाने पर। ये आपके प्रमुख समय है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र रक्षण के 2 प्रकार कौन से हैं? तो त्वरित रक्षण पहला, क्विक डिफेंस आप देखिएगा, दूसरा सुविचारित या डेलिब्रेट डिफेंस, इसको आपको देखना है। अगला, क्षेत्र अभियांत्रिकी यानी फील्ड इंजीनियरिंग के प्रमुख औजार कौन से हैं? तो कुल्हाड़ी, बेलचा, गैती, हथौड़ा, क्रोबार, इसको आप लिख सकते हैं। अगला देखिए, गैती द्वारा खुदाई करते समय कौन से प्रमुख आदेशात्मक शब्द बोले जाते हैं? तो इसमें देखिए, तैयार, मारो, भरो, घुमाओ, फेंको, इस तरह के वर्ड। और आगे जो आपका प्रश्न है, बारूदी सुरंग, बारूदी सुरंगों को बिछाने की 2 विधियाँ क्या है? पट्टी विधि, स्ट्रिप मेथड, पट्टी या स्ट्रिप मेथड, ठीक है। दूसरा छिड़काव या स्कैटर्ड मेथड, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव निर्मित उपग्रह कौन कौन से हैं? तो उसमें दिए हैं संचार उपग्रह, मौसम उपग्रह, वैज्ञानिक उपग्रह, सैन्य उपग्रह और दिग्दर्शक। सामान्य सी बातें, इसको आपको समझ लीजिए। आगे चलें, चरित्र निर्माण, चरित्र निर्माण के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं? तो कर्तव्य की भावना, कर्तव्य की भावना, साहस, अनुशासन, उत्साह, नैतिकता और निष्ठा, ये आपके चरित्र निर्माण के प्रमुख गुण हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, योग के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो योग के होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि। ये आपके 8 अष्टांग योग भी बोलते हैं इसे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि। अगला क्वेश्चन, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, किसका आदर्श वाक्य था? ये चंद्रशेखर आज़ाद का था। किसका था? चंद्रशेखर आज़ाद का, इसका याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब किसने की थी? तो उत्तर है 1921 में दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। सिंधु हड़प्पा, हड़प्पा का खोज किसने किया था? रखालदास बनर्जी। और सिंधु का किसने किया था? दयाराम साहनी। तो 1921 में दयाराम साहनी, ये आपको करना है। अगला क्वेश्चन है, वेद कितने प्रकार के हैं? तो वेद आप लोग पता ही है 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद, ठीक है। अब आप आगे चलते हैं, पल्लव वंश की स्थापना कब और किसने की थी? तो 575 से 600 ईस्वी सिंह मिश्र ने की थी पल्लव वंश की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, मोहम्मद बिन कासिम प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था ये। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई थी? तो 1526 में बाबर द्वारा, बाबर द्वारा। अकबर के पिता, दादा, अकबर के दादा, बाबर, हुमायूं, फिर अकबर हुआ था। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें कौन सी है? तो दिल्ली का लाल किला, जैसे मैंने बताया था अभी, दिल्ली का लाल किला हो गया, जामा मस्जिद हो गया, आगरा का मोती मस्जिद हो गया और ताजमहल।
चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? खालसा पंथ, तो सिख धर्म में खालसा पंथ है, उसके संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा। कहता है भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा थे। आगे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1964 में। कब हुई थी? 1664 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई? 1664 में। अब क्वेश्चन अगला है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई? ये क्वेश्चन देखिए। इसका सही उत्तर 30 दिसंबर 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खां और सलीम आगा खान बंधु भी कहा था। तो ये दोनों खान बंधु के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? उसका सही उत्तर है 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति किसे बनाया गया था? इसका सुभाष चंद्र बोस, अक्टूबर 1943 में। आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब और कहाँ चलाई गई? इसका उत्तर है 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 बम्बई से थाने के बीच, वो भी 34 किलोमीटर चला था। 34 किलोमीटर का रेल पटरी बना था, इसलिए 34 किलोमीटर चला। तो 16 अप्रैल 1853 को बम्बई के थाने के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन है? वर्तमान समय में गोरखपुर हो गया भारत का, जो 1355 मीटर का हो गया। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई? तो 1911 में। कब की गई? 1911 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महाकालेश्वर का मंदिर भारत में कहाँ स्थित है? ये उज्जैन में है। महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ है? उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। ये महाकालेश्वर का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम है? बंगाल गजट, 27 जनवरी 1780। उदंत मार्तंड का भी नाम मिलता है। यह शायद संभवतः हिंदी, प्रथम हिंदी समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। इसको भी आपको देखना होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो श्रीमती एम फातिमा बीबी। श्रीमती एम फातिमा बीबी थी प्रथम न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय विमान वाहक पोत का नाम क्या है? इसका उत्तर है INS विक्रांत। INS विक्रांत। प्रथम भारतीय पुरुष अंतरिक्ष यात्री कौन है? राकेश शर्मा। कौन है? 3 अप्रैल 1984 में यात्रा किए थे। प्रथम भारतीय पुरुष अंतरिक्ष यात्री के रूप में वो उनको गौरव प्राप्त हुआ। इस तरह अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। कौन सा है? गोवा। अगला क्वेश्चन, महाभारत नामक महाकाव्य का रचयिता कौन है? महाभारत जो महाकाव्य है उसका रचयिता कौन है? तो उसका सही उत्तर है महर्षि वेदव्यास। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न सम्मान की स्थापना कब हुई? कब से मतलब दिया जाने लगा? तो 1954 से भारत रत्न दिया जाने लगा। पृथ्वी की सतह का कुल अनुमानित क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर आप देख लीजिएगा। 51 करोड़ 1,04,48 वर्ग किलोमीटर है। ये पृथ्वी की सतह का कुल अनुमानित क्षेत्रफल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व में सबसे कम आबादी वाला देश कौन सा है? तो ये वेटिकन सिटी है। 2006 के अकॉर्डिंग 840 लोग थे आबादी में, 2016 के अनुसार।
तो आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? 24 अक्टूबर 1945, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 में। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। इसी महीने में, आज 3 जनवरी है तो 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। अगला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क शहर किस नदी किनारे बसा है? तो हडसन नदी। ये क्वेश्चन आता है, किस नदी किनारे बसा है? हडसन नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का निवास स्थान कहाँ है? तो 7 रेड कोर्स रोड, नई दिल्ली। अभी तक तो यही है, लेकिन बदलने वाला है, क्योंकि जो नया संसद बन जा रहा है, विस्टा बन रहा है, तो उससे बदल जाएगा। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? यह है अमेरिका। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम ये अमेरिका का सम्मान है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, विश्व का प्रथम पुरुष अंतरिक्ष यात्री कौन था? यूरी गागरिन। भारत का राकेश शर्मा और विश्व का यूरी गागरिन। भूतपूर्व सोवियत संघ के थे, जो अब अलग हो गया है, तो 1961 में इनको ये सम्मान प्राप्त हुआ, ये गौरव प्राप्त हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? तो आप सबको पता है, ये रूस में है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, 9438 किलोमीटर लंबा। ठीक है, आगे चलते हैं, विश्व का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? सनातन धर्म, हिंदू धर्म। अगला, वॉल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क अमेरिका। न्यूयॉर्क अमेरिका वॉल स्ट्रीट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अमेरिका की संसद का क्या नाम है? तो सीनेट है। देखिए यहाँ पे दिया है, अमेरिका की संसद का नाम क्या है? उत्तर है सीनेट। अगला प्रश्न है, भारत की गुप्तचर संस्थाओं के क्या नाम है? तो इसमें से 3 नाम दिया गया है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI। ये आपके 3 है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन के आविष्कारक कौन है? तो जेट इंजन के आविष्कारक सर फ्रैंक विटेल है, ब्रिटेन के। सर फ्रैंक विटेल, ब्रिटेन के 1937 में इन्होंने आविष्कार किया था जेट इंजन को। मशीन गन का आविष्कार किसने और कब किया? जेम्स बकले, ब्रिटेन के हैं, 1718 में। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? हेनरी कैवेंडिश, इंग्लैंड के, 1766 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यूरेनियम के खोजकर्ता का क्या नाम है? यूरेनियम की खोजकर्ता मार्टिन क्लेपरोथ, जर्मनी के हैं, 1789। अगला क्वेश्चन, HQ का पूरा नाम क्या है? आर्मी हेडक्वार्टर। HQ का पूरा नाम क्या है? आर्मी हेडक्वार्टर। अगला, CU का पूरा नाम क्या है? CU आपको पता ही होगा, कमांडिंग ऑफिसर होते हैं। CU का मतलब होता है कमांडिंग ऑफिसर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? आप सबको पता है, नील आर्मस्ट्रांग है वो। तो नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका के थे, उन्होंने पहली बार चंद्रमा पर पैर रखा 21 जुलाई 1969, 1969 को चंद्रमा पर पैर रखे। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं कौन सी है? तो देखिए, चीनी, स्पेनिश, अंग्रेजी, हिंदी, अरबी और पुर्तगाली, ये विश्व की प्रमुख भाषाएं बोली जाने वाली है। अगला क्वेश्चन है, पर्ल ऑफ द ओरिएंट किसका भौगोलिक उपनाम है? तो ये क्या है? सिंगापुर, मोती, है ना। अगला क्वेश्चन, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 8 सितंबर। क्या है? 8 सितंबर, सितंबर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस। इसको आपको इस तरह से याद रखना होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
विभ्रम के जनक जन नशीले पदार्थ के नाम लिखिए। इसमें आप देखिए भांग, चरस, गांजा हो गया, हशीश, LSD, मेस्केलेनिन, मारिजुआना, ये आपके प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन, मनरेगा का पूरा नाम क्या है? MGNREGA, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को हम बोलते हैं मनरेगा, जिसको हम अंग्रेजी में फुल फॉर्म कहें तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब और किसके द्वारा किया गया? तो जनधन योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, भ्रष्टाचार के 3 प्रमुख कारण कौन से हैं? तो भ्रष्टाचार के 3 प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? जिसमें आप बहुत सारे कारण हैं, इसमें जो 3 दिया आपको देख लीजिए। प्रभावी कानून कमी, कानून की कहीं न कहीं कमी से या कठोर कानून की कमी से ऐसा होता है। नैतिक पतनता, नैतिक पतन। दूसरा, भूख, गरीबी और बेरोजगारी। तो ये 3 दे सकते हैं, और भी आप अपने मन से दे सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, बाल शोषण, बाल शोषण के प्रमुख 4 प्रकार कौन है? तो शारीरिक शोषण, भावनात्मक शोषण, यौन शोषण और सुविधाओं का अभाव। इन सुविधाओं को न देना भी एक शोषण होता है, आपको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, मानव शरीर के प्रमुख भाग कौन से हैं? तो कोशिकाएं हैं, ऊतक है, टिश्यू, अंग, ऑर्गन्स, अंग संस्थान व तंत्र, ये आपके 4 हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो 500 से अधिक। कितनी होती है? 500 से अधिक पेशियां होती है मानव शरीर में। अगला क्वेश्चन है, मानव ज्ञानेंद्रिय तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 5 प्रकार के होते हैं। इसको देखिए, घ्राणेंद्रिय, स्वादेंद्रिय, दृष्टिन्द्रिय, श्रवणेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय। इसको आपने इसमें मैं समझा दे रहा हूँ। घ्राणेंद्रिय का मतलब होता है सूंघना, सूंघना भी ये ज्ञानेंद्रिय तंत्र के अंदर आता है। स्वादेंद्रिय में जीभ से आप जो स्वाद लेते हैं वो हो गया। दृष्टि में जो आप देख रहे हैं, दृष्टि इंद्रिय हो गया। श्रवणेंद्रिय का मतलब जो सुनना होता है, कान से आप सुन रहे हैं। स्पर्शेंद्रिय मतलब जो त्वचा जो आपकी अनुभूति करती है स्पर्श से, वह होता है। इस प्रकार से 5 होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय अंग होते हैं, तंत्र होते हैं, और उनके ये 5 प्रकार होते हैं। और रक्त समूह कितने प्रकार का होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बार क्वेश्चन आता है। तो ए बी और ओ, ये 4 प्रकार के होते हैं। किसी में ए, किसी में बी, ए बी और ओ, इस तरह से 8 प्रकार के भी होते हैं। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, और ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। अगला देखिए, रक्त के विभिन्न अवयव कौन कौन से हैं? तो रक्त में क्या क्या होते हैं? प्लाज्मा होता है, RBC लाल रक्त कणिकाएँ होती है, WBC श्वेत रक्त कणिकाएँ होती है, और प्लेटलेट्स होता है। ये 4 चीज़ें होती है। अगला क्वेश्चन है, जल के मुख्य स्रोत कौन से हैं? जल के मुख्य स्रोतों में क्या है? पहला, वर्षा का जल ऊपर से आता है। सतही जल जमीन के नीचे जल होता है, और सतह के ऊपर जो जमीन के ऊपर होता है। और तीसरा, जमीन के जो अंदर होता है, भूमिगत जल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जल शुद्धिकरण के प्रमुख 4 उपाय कौन से हैं? जल को शुद्ध करने के उपाय क्या है? पहला, उबालना, वाटर प्यूरिफायर के द्वारा, कीटाणु शोधन द्वारा, या पोटेशियम परमैंगनेट। पहले लाल दवाई से बोलते हैं, पहले कुएं में छोड़ी जाती थी पोटेशियम परमैंगनेट। अगला क्वेश्चन है, टीबी किस जीवाणु या बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है? तो इसका सही उत्तर या उत्तर दिया गया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी को शॉर्ट फॉर्म में ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है?
इसका सही उत्तर है आंत। टाइफाइड आप नाम सुने हैं ना, बुखार जब कई दिन होता है तो टाइफाइड होता है, गंदे पानी से होता है, संक्रमित जल के सेवन से या भोजन के सेवन से होता है अधिकतर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन बी की कमी से होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? इसका सही उत्तर है विटामिन बी की कमी से, बी समझिए, बी बेरी बेरी, दूसरा एनीमिया, तीसरा चर्म रोग। विटामिन बी की कमी से ये सब रोग होते हैं। और अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील प्रमुख विटामिन कौन है? तो विटामिन बी और सी, ये जल में घुल जाते हैं, विटामिन बी सी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? तो आरबीसी का जो एज होता है 120 दिन होता है, ठीक है, 4 महीने कह लीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सामान्य मानव शरीर में रक्त की कितनी मात्रा होती है? सामान्य मानव शरीर में 5 से 6 लीटर होता है, और शरीर भार का 7%, ऐसे आप समझिए 7%, 7% जो शरीर का जो वजन होता है वो रक्त होता है। अगला क्वेश्चन, सर्वदाता किस रक्त समूह को कहा जाता है? किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है, जो सबको खून दे सकता है? तो ओ होता है, ओ ग्रुप। और ए बी सर्वग्राही होता है, ए बी जो रक्त ग्रुप होता है सबका खून ले सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर। इसका सही उत्तर क्या है? यकृत या लीवर। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के 2 प्रमुख प्रकार कौन से हैं? सही उत्तर है भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। तो ये 2 प्रकार हैं, भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। अगला, मनुष्य के चेहरे में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 14 हड्डी। सही उत्तर कितना है? 14। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हृदय की 2 धड़कनों के बीच का अंतराल कितना होता है? जब हृदय हमारा दिल धड़कता है, एक बार धक फिर धक, दोनों में समय कितना होता है? लगभग तो 0.8 सेकेंड। इसको भी ध्यान रखना है आपको, 0.8, 0.8 सेकेंड। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर है 639। मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? 639। अगला क्वेश्चन देखिए आप, बुखार फीवर कितने प्रकार का होता है? इसमें बहुत सारे प्रकार दिया गया है। इसमें आप देखिए, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, तपेदिक टीबी हो गया, गठिया रोग से संबंधित ज्वर हो गया, खसरा हो गया, कनफेड़े हो गया, श्वास संबंधी ज्वर, निमोनिया हो गया, मस्तिष्क ज्वर हो गया, डेंगू हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अस्थिभंग के किन्हीं 4 प्रकारों के नाम लिखिए। संयुक्त अस्थिभंग, बहुअस्थिभंग, और विखंडित अस्थिभंग, और पेचदार अस्थिभंग। ये में हड्डी टूटता है जो किसी भी एक्सीडेंट के कारण, तो उसको ये पूछा है। अगला क्वेश्चन है, घाव कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें भी आप देख लीजिए, घाव कितने प्रकार के होते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो घाव दिया है, देखिए, चीरा घाव पहला, दूसरा बेधन घाव, पहला चीरा घाव, दूसरा बेधन घाव, तीसरा कुटन घाव, चौथा विदृढ़ घाव, 5वां गोली घाव, और 6वां बम घाव। अगला क्वेश्चन, किसी पागल कुत्ते के काटने से कौन सा संक्रामक रोग होता है? तो इसका सही उत्तर है रेबीज या रेबीज। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा का क्या उद्देश्य होता है? फर्स्ट एड का मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है अपने यूट्यूब पे, उसमें सारे 100% कंप्लीट फर्स्ट एड के बारे में, सारे शुरू से लेकर लास्ट तक क्या होता है, क्या क्या लक्षण है, क्या बचाव है, क्या किया जाए, सारे ट्रीटमेंट और एड बॉक्स, सब कुछ उसमें दिया गया। एकदम उसको पढ़ लेंगे या उसको आप एक बार सुन लेंगे, देख लेंगे, तो फिर आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे से उसमें समझाया गया। तो आप समझिए, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य जीवन रक्षा करना है, अधिक चोट से बचाव है, और उबार को प्रोत्साहन देना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेड क्रॉस किसका आधिकारिक चिन्ह है? तो ये आप देखिए रेड क्रॉस, तो रेड क्रॉस जो है रेड इंटरनेशनल रेड क्रॉस का ही चिन्ह है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस। जो आप प्लस का चिन्ह देखते हैं डॉक्टर लोग लगाते थे, ये आज भी लगाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, लैटिन चिकित्सक शब्द QHS का हिंदी शब्द संक्षेप क्या है? तो इसका मतलब होता है रोजाना सोते समय। इसका सही उत्तर क्या है? रोजाना सोते समय। ये मेडिकल टर्म्स है। अगला क्वेश्चन जो है, संक्रमण के किन्हीं दो प्रकारों के नाम लिखिए। तो पहला विषाणु जनित संक्रमण, वायरल इन्फेक्शन जो होता है, दूसरा जीवाणु जनित यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो आपको ये ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी के खोजकर्ता क्या नाम है? तो विटामिन डी के खोजकर्ता का नाम फ्रेडरिक हॉपकिंस है। क्या है? फ्रेडरिक हॉपकिंस विटामिन डी को खोजे थे। अगला क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इन्फ्लुएंजा श्वसन तंत्र में सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो हमारे फेफड़ों को वो प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो प्रजनन क्षमता में कमी, ये आपका महत्वपूर्ण है। तो विटामिन ई की कमी से ये रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? आपको पता होगा स्टेथोस्कोप क्या होता है? जो गले में डॉक्टर लोग लगाए रहते हैं, कान में लगा करके आपकी धड़कन सुनते हैं और आपके सांसों की प्रॉब्लम को देखते हैं। बहुत सारे और भी यूज भी होते हैं उसके। तो क्या नाम था? रेने लेनेक, ये स्टेथोस्कोप का आविष्कार किए थे। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टियन बर्नार्ड द्वारा कौन सी चिकित्सीय पद्धति की खोज की गई? तो मानव हृदय का प्रत्यारोपण, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मानव हृदय हार्ट को ही ट्रांसप्लांट कर दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? सही उत्तर है थायराइड। ये थायराइड आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में तत्वों की संख्या कितनी है? तो 24, इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्षा सेवाओं में भर्ती के लिए होने वाली 2 प्रतियोगिता परीक्षाओं के नाम लिखिए। तो आर्मी में या डिफेंस में जाने के लिए आपको NDA और CDS के तहत भी जाना पड़ता है। तो आप लिख सकते हैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, NDA और संयुक्त रक्षा सेवा यानी CDS, ये आप जरूर लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्षा सेवाओं की लिखित परीक्षा के पश्चात साक्षात्कार और व्यक्तित्व परीक्षण पर्सनालिटी टेस्ट कौन करता है? तो SSB करता है, मतलब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, NCC प्रमाण पत्र धारकों को भर्ती में कौन सी छूट मिलती है? इसका सही उत्तर है कई स्थानों पर जिन्हें उन्हें लिखित परीक्षा से छूट मिलती है। ठीक है, यानी NCC सर्टिफिकेट आप अगर हासिल किए हैं तो आपको छूट मिलती है लिखित परीक्षा से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में NCC मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है लखनऊ। NCC मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ डायरेक्टरेट। अगला क्वेश्चन है, NCC के एक प्लाटून में कितने से कैडेट्स होते हैं? तो 55 कैडेट्स। एक प्लाटून में कितने? 55 कैडेट, 55 कैडेट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्टिलरी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पैदल सेना को कवरिंग फायर देना होता है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया आज पूरा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और बहुत ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं। आपको इसको बढ़िया से देख लीजिए और बाकी पढ़ते रहिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो बना करके आपको जल्दी भेजता हूँ ताकि आप लोग को भी इसका लाभ मिले। और आप लोग को जो भी सॉल्व पेपर बहुत सारी चीज़ें उसको मैं पूरा करा दूँ, ताकि मेरी तरफ से रहे कि आप लोग को काफ़ी कुछ मदद मिल जाए एग्ज़ाम में। और बहुत शुभकामनाएं आपको।
बहुत बहुत आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं पास होने की। जय हिंद।